बाबरी मस्जिद का जिन एक बार फिर बोतल से निकालने की कोशिश हुई है। कल यानी 6 दिसंबर की रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में बाबरी निर्माण के नारे लगे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की बरसी पर कल जेएनयू छात्र संगठन ने कैंपस में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए नारेबाजी की गई। बस इस मुद्दे पर नई राजनीति शुरू हो गई है। बाबरी ढांचा तैयार करने की बात कही है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, कोर्ट की अवमानना है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबरी को दोबारा बनाने का सपना कोई देखने की गलती ना करे। यहाँ सिर्फ राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हो रहते हैं और वो पैदा कर रहे हैं। जिस बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, विवाद की सारी किश्तें खत्म हो गईं। उसी बाबरी पर विवाद का नया अध्याय खोलने की एक कोशिश हुई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर से। रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद निर्माण के नारे लग रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों ने बाबरी मस्जिद विवाद को फिर से आग दिखाई है। बुझ चुकी लौ में घी डालकर फिर से विवाद को धतकाने का प्रयास किया है। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए। और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है। और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए, और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। ये जेएनयू से निकली आवाज है। ये नारे जेएनयू में गूंज रहे हैं, और ये वही जेएनयू है जो वैचारिक संघर्ष का बड़ा एपिसेंटर रहा है। राष्ट्रवाद पर राजनीति की नई सीरीज इसी जेएनयू से शुरू हुई, जिसे आप देखते और समझते रहे हैं। अब इसी जेएनयू से छात्र नेताओं की ये नई टुकड़ी बाबरी मस्जिद पर नई मोर्चाबंदी करने में लगे हैं, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी ने बाबरी बनाओ इन नारों का फौरन जवाब दिया। न्यायालय का फैसला है, इन न्यायालय पर सवाल। मैं एक बात नहीं समझ पाया आज तक कि हर बार जेएनयू में ही भारत विरोधी, देश विरोधी, आस्था विरोधी, धर्म विरोधी नारे वहीं क्यों लगते हैं। ये जेएनयू कभी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लगाता है नारे, जहां पर अभी प्रियंता की 70-90% हड्डियां तोड़ दी, उस पाकिस्तान पे नहीं लगाए। कुछ ताकतें हैं जो संविधान से ऊपर मानती, कुछ ताकतें अपने आप को न्यायालय से ऊपर मानती। जब न्यायालय से फैसला हो गया और देश के 130 करोड़ लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक सौहार्द का माहौल बन गया पूरे देश के अंदर, तब इस तरह के नारे लगाकर जेएनयू में इस तरह की आवाज उठाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं कुछ दल, और उसके जो छात्र संगठन है, इन पर पूरी देश की नजर है। उनके नारों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी विवाद की फांस से देश को मुक्ति मिल जानी चाहिए। ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। यूपी की राजनीति में नए और ठोस मुद्दों की भूमिका बननी चाहिए। लेकिन बाबरी विवाद शायद इतनी जल्दी राजनीति के ज़हन से जाने वाला नहीं है। लखनऊ में समर्थ श्रीवास्तव के साथ अमरदीप कुमार,
दिल्ली आज तक। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारेबाजी पर सियासी शोर भी तेज हो गया है। एक तरफ जेएनयू को उसी जंग का हिस्सा बताया जा रहा है जो देश के खिलाफ ठहराई जाती है, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी लग रहा है कि यह तो नारे हैं, नारों का क्या। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने ये बात कही तो आज उसको डेमोनाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और लिबरहाम कमीशन था। बहरहाल अब अचानक ये क्यों मीडिया में चलाने की कोशिश हो रही है? सिर्फ इसलिए कि ऐसी हुकूमत है जो नहीं चाहती है थाली के छोटे साइज पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, गंगा में तैरती लाशों पे बात हो। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका वैश्विक दर्शन मठ के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो उनको तो ऐसे मुद्दे चाहिए। तो वो कभी अब्बा जान, कभी डैडी, कभी पापा, कभी भाई जान, जालीदार टोपी। अरे साहब, कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष का यह बयान कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा, यह बयान हास्यास्पद तो है, लेकिन इनकी विषैली सोच को भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस प्रकार के बयान, और जेएनयू में पहले भी आतंकवादियों के समर्थन में, देशद्रोहियों के समर्थन में, भारत को तोड़ने के नारे इस प्रकार के लगे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी ना किसी शक्ल में मंदिर मस्जिद का सवाल सुलग ही जाता है। बीजेपी के योद्धा राग मथुरा लाप रहे हैं तो समाजवादी खेमे में आज फिर बाबरी की गूंज सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क बाबरी मस्जिद पर विवाद का एक नया राग उन्होंने छेड़ दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया और बाबरी को पीढ़ियों तक न भूलने की बात कही। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है। इस यूपी का इलेक्शन है। इलेक्शन में उनके सामने उनके जीत के लिए कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी ने अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ कदम बढ़ाया, राम के बाद कृष्ण पर चुनावी जयकारा लगाया, तो समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ी। मुद्दे को मुद्दे से काटने की कोशिश हुई। समाजवादी पार्टी ने धर्म की राजनीति का आरोप लगाया, विकास के मुद्दे से भटक जाने का सवाल उठाया। लेकिन खुद समाजवादी पार्टी कैसी पेच पर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रही है, ये पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के इस फेसबुक पोस्ट से समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें लिखा है, बाबरी हमारे सीनों में महफूज है, न हम भूले हैं न हमारी नस्लें भूलेंगी इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, राम मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के ये सांसद महोदय अब भी पुरानी आग में हाथ सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा का सवाल आता है तो संविधान कानून की दुहाई देते हैं, और जब अयोध्या की बारी आती है तो अदालती फैसले पर ही उंगलियां उठा देते हैं। एक हमारे सामने हमारे मुल्क का आईन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उस आईन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर बहुत अफसोस की बात है। जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह राम मंदिर ज़बरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आइन के ख़िलाफ़ हुआ है। ये चुनाव के सिर्फ चुनाव के लिए सब ये काम हो रहा है, और इसमें ताकत चूँकि इस वक्त बरसर इख्तिदार है, उनके हाथ में ताकत है। सवाल है कि क्या अपनी ही पार्टी के सांसद के ऐसे विचारों से अखिलेश यादव की भी सहमति है? अगर उनकी पार्टी के सांसद धर्म की बुनियाद पर ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, तो फिर बीजेपी की ऐसी ही कोशिशों पर सवाल क्यों? बीजेपी की तो पूरी जोर आजमाइश ही धार्मिक ध्रुवीकरण की है। याद कीजिए प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। सबसे पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना, और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था?
या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। इरादा आप समझ सकते हैं। अब तय अखिलेश यादव को करना होगा कि वो किन रास्तों से इस चुनावी अभियान में आगे बढ़ेंगे। जो भी रास्ता वो चुनते हैं, फैसला उनका होगा, तो नफा नुकसान भी उन्हीं का होगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ हो, ओली हो, चमेली हो, भारी बर्फबारी हर ओर है और इसका सीधा असर न केवल उत्तराखंड में बल्कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी असर दिख रहा है। ये बाबा केदार का धाम है। भैया दूज से ही बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान हैं। इधर उनका धाम बर्फ से लकदक हो रहा है, उधर मंदिर के सामने बर्फ की मोटी चादर पड़ी है, तो नंदी की प्रतिमा पर भी बर्फ की मोटी परत जमी है। केदारनाथ ही नहीं, उत्तरांचल के कई इलाके भारी बर्फबारी की चपेट में हैं। औली की यह तस्वीर देख लीजिए। सीजन की पहली बर्फबारी इतनी जोरदार हुई कि पूरा इलाका सफेद हो गया। गलियां, रास्ते, रिजॉर्ट, सब पर बर्फ की चादर चढ़ी हुई नजर आ रही है। कारें किसी भी रंग की हों, बर्फबारी की वजह से सारी गाड़ियां सफेद नजर आ रही हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। आमतौर पर बहुत ज्यादा बर्फबारी परेशानी का सबब होती है, लेकिन जो लोग बर्फबारी देखने औली पहुंचे, उनके लिए इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। बर्फ गिरते ही खुशी से झूम उठे पर्यटक। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी इन सैलानियों के लिए कितनी खुशियां लेकर आई है। उत्तराखंड से अलग नहीं है हिमाचल प्रदेश की यह तस्वीर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कल दोपहर बाद आधे घंटे तक आसमान से बर्फ के फाहे गिरे। शिमला की तरह मनाली के पर्यटन स्थल सोलंग नाला और कोठी में भी जमकर बर्फबारी हुई। मनाली में बीते साल 12 दिसंबर को पहली बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही बर्फीली सौगात आ गई। इससे पहले 2014 में भी इसी समय बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के बीच सोलंग नाला में स्नो स्लेज, स्नो स्की, स्नो स्कूटर, माउंटेन बाइक, पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी जैसी खेलों का दौर शुरू हो चुका है। उधर कश्मीर घाटी के कई इलाके भी बर्फबारी की चपेट में हैं। गुरेज की यह खूबसूरत तस्वीर देखिए। लेकिन गिरते हुए बर्फ को देखना जितना खूबसूरत अनुभव है, बर्फबारी के बाद वो उतनी ही बड़ी आफत साबित होती है। बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज मार्ग का हाल देखिए। मशीनों से रास्तों को साफ करना पड़ रहा है। बहरहाल अभी तो बर्फबारी के मौसम की शुरुआत है, मुसीबतें तो अभी और बरसने वाली हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, शिमला से विकास शर्मा और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।